हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं, जो कि है हमारा पर्पस, रैशनल इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। कि डाइवर्सिफिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या पर्पस है, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो आज की आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जैसे कि आप जानते हो, हमारा चैप्टर चल रहा है डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट। तो इसका ये थर्ड पार्ट है और इसके बाद एक और पार्ट आएगा जो कि लास्ट पार्ट होगा। ओके, फिर हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के बाद, मतलब उस वाली वीडियो के बाद, नेक्स्ट वाली। और चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, स्पेशली इन एग्जाम्स टाइम, राइट। वो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट, जो कि हम कर चुके हैं मीनिंग, और एक्सप्लेन इट्स पर्पस एंड प्रॉब्लम्स। तो आज हम पर्पस और प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पर्पस, रैशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि इन तीनों पर बात करेंगे। तो नंबर 1 इम्पोर्टेंस आती है रिडक्शन इन रिस्क। तो रिडक्शन इन रिस्क, ऑब्वियसली हम डाइवर्सिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? हम डाइवर्सिफिकेशन जो टेक्निक है हमारी, इसको हम अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने रिस्क को कम करना है, राइट। तो जनरली रिस्क इज़ इन्वॉल्व इन एवरी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम जानते हैं कि रिस्क जो है वो जनरली सभी टाइप की इन्वेस्टमेंट में होता ही है। 2 or more than 2 such companies or industries are selected for investment under diversification of investment। कि हम जब डाइवर्सिफिकेशन करते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो हम 2 या 2 से अधिक कंपनीज या फिर इंडस्ट्रीज़ को सिलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, विच हैव नेचर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जिनका नेचर एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा, है ना, सेम नहीं होगा, अलग होगा, वेरिएशंस होंगी, है ना। तो मोर ओवर 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ सिक्योरिटी आर सिलेक्टेड। तो 2 या 2 से अधिक सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट किया जाता है डाइवर्सिफिकेशन में, जिससे कि हम फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद जनरली इट इज़ मोर रिस्की टू मेक इन्वेस्टमेंट इन अ सिंगल इंडस्ट्री और अ सिंगल टाइप ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये ज़्यादा रिस्की होता है कि एक ही टाइप की सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट करा, या एक ही सिंगल सी इंडस्ट्री में आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो ये ज़्यादा रिस्की माना जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक ले लेते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में अगर सिर्फ और सिर्फ उसी इंडस्ट्री में आपने इन्वेस्टमेंट करा, है ना, और क्या नाम है, उसी की ही सिक्योरिटीज़ ले ली आपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इससे क्या होगा, अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डाउन जाएगी तो आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो डाउन चली जाएगी, मतलब आप पूरे के पूरे लॉस में चले जाओगे। इसीलिए बोलते हैं कि अलग अलग कंपनी, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में करो इन्वेस्टमेंट, लाइक फार्मास्यूटिकल्स में भी करो और किसी सेक्टर में भी करो, जितने भी होते हैं ना, न्यू प्रोडक्ट कंपनी में भी करो, अलग अलग टाइप की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें सब में करो, है ना। तो उससे क्या होगा, ये तो होगा नहीं कि एक ही साथ सारी इंडस्ट्री डाउन जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं होएगा ना, मतलब कुछ अप भी जाएंगी और कुछ डाउन भी जाएंगी। इससे क्या होगा, आपका रिस्क क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो इसीलिए रिस्क को कम करता है डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट। डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट हमें क्या बोलता है कि हमें अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है और अलग अलग इंडस्ट्री में करना है, ये नहीं कि सिंगल इंडस्ट्री में आपने कर दिया, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंट इन रिटर्न्स। तो इंक्रीमेंट इन रिटर्न्स का मतलब अनदर पर्पस है ये डाइवर्सिफिकेशन का, जिससे कि रिटर्न को इंक्रीज़ करता है ये। तो ऑब्वियसली जब डाइवर्सिफिकेशन हमारे रिस्क को कम करेगा तो हमारा रिटर्न अपने आप ही मैक्सिमम होगा ही होगा। तो दोज कंपनीज और सिक्योरिटीज़ आर सिलेक्टेड अंडर डाइवर्सिफिकेशन विच हैव मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न्स। तो डाइवर्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ऐसी ही सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं जिसमें कम रिस्क हो और ज़्यादा रिटर्न हो। तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़। तो एडिक्वेट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ हमने पढ़ा था। तो डाइवर्सिफिकेशन इसमें क्या होता है, इस पर बेस्ड होता है, इस प्रिंसिपल पे।
इफ़ एन एडिक्वेट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड इन अ पोर्टफोलियो, आपको याद होगा एडिक्वेट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज लाइक 10 to 15 के बीच में मैंने आपको बताया था, मार्कोविट्स डाइवर्सिफिकेशन जब हमने पढ़ा था तब हमने करा था कि 10 to 15 के बीच में आपकी सिक्योरिटीज़ जो है सिलेक्ट की जानी चाहिए, इसको बोलते हैं हम एडिक्वेट नंबर। तो देन दीज इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न, फिर आपका मैक्सिमाइज होगा रिटर्न, इसलिए यहाँ पे बोला गया है द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मस्ट बी पेड अटेंशन वाई फॉर्मुलेटिंग अ पोर्टफोलियो। तो डाइवर्सिफिकेशन के प्रिंसिपल हमें ध्यान में रखने हैं जब हम एक पोर्टफोलियो फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तभी हमारा जो रिटर्न है वो इंक्रीज हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर एलोकेशन ऑफ असेट्स। तो असेट्स जो होती है हमारी अंडर डाइवर्सिफिकेशन में तो रेफर्स टू दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनको क्या बोलते हैं हम, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे वीडियो बनाई हुई है, आपने पढ़ा होगा। जब हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, उसमें हमने देखा था उसमें असेट्स थे, उसमें कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इंडस्ट्री, कंपनी, ये सब हमने पढ़ा था। तो एलोकेशन असेट्स क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि अवेलेबल होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिनको हम सिलेक्ट करते हैं आफ्टर इंटेंसिव एनालिसिस, मतलब हम इनका इंटेंसिव एनालिसिस करते हैं, अच्छी तरीके से इसका विश्लेषण करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तब जाकर हम इसे अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं। तो द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट असेट्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग द रिटर्न बाय रिड्यूसिंग द रिस्क। तो एक एप्रोप्रिएट असेट्स का सिलेक्शन हमें करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे कि हमारा रिस्क जो है वो कम हो और रिटर्न जो है वो बढ़े, इंक्रीज हो। तो दिस फैक्ट मस्ट बी कंसीडर्ड वाइल मेकिंग एलोकेशन ऑफ द असेट दैट एवरी असेट बीइंग सिलेक्टेड मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर, कि जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी असेट को, जब हम एलोकेशन ऑफ असेट करते हैं और जो भी हम एसेट सिलेक्ट करेंगे ना, वो एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, वो एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। विद रेफरेंस टू रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैसे रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी को हमें चेक करना है कि हाँ इस असेट में इतना रिस्क है, इस वाली असेट में इतना रिस्क है, इसमें लो है, इसमें हाई है, इसमें मीडियम है, इसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि हाई जितना रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, राइट। तो अलग अलग टाइप के असेट्स का सिलेक्शन करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस, क्या आती हैं डाइवर्सिफिकेशन में। नंबर 1 प्रॉब्लम आती है डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ना इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में भी डिफ़िकल्टी आती है। वो कैसे कि फॉर इन्वेस्टिंग द कैपिटल ऑफ एन इन्वेस्टर इन एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी जनरली द पोर्टफोलियो मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एडिकेट इन्फॉर्मेशन। तो अब आप जानते हो जब आप एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपको एक एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है सभी सिक्योरिटीज़ की जो भी आप सोच रहे हो जिसमें इन्वेस्ट करने की। तो एवरी सच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर सिक्योरिटी विच कैन बी सिलेक्टेड विच कैन बी इंक्लूडेड इन पोर्टफोलियो। तो बेसिकली वही बोला गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उन सभी सिक्योरिटी, उन सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करोगे। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी टेकन इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आप जो है एक गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ले सकते हो, विच में प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर द इन्वेस्टर, जो आपके लिए हानिकारक होगा, इन्वेस्टर के लिए हानिकारक होगा। Thus, a problem is faced in the diversification in investment due to non-availability of adequate information। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, किस वजह से, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट इन्फॉर्मेशन, आपको पर्याप्त जानकारी अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा आता है इंक्रीज रिसर्च कॉस्ट। अब आप जानते हो जब आप एनालिसिस करोगे अच्छी तरीके से, मतलब इंटेंसिव एनालिसिस का मतलब क्या है, आप अच्छी तरीके से सब कुछ विश्लेषण करोगे, हर चीज़ का रिसर्च करोगे, इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी ना।
तो देयर इज़ अ नीड ऑफ इंटेंसिव एनालिसिस और रिसर्च ऑफ द इकोनॉमिक एज वेल एज टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑफ द सिक्योरिटीज़, कि जो भी सिक्योरिटीज़ आप जिसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो उसकी इकोनॉमिक और टेक्निकल परफॉर्मेंस का रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है, इंटेंसिव एनालिसिस उसका करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो कार्य है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। दिस फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो ये जो फंक्शन है, ये जो कार्य है, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता। तो देयर इज़ अ नीड ऑफ स्किल्ड एनालिसिस्ट। तो इसीलिए ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए जिसमें ये स्किल हो, मतलब एक रिसर्चर की हमें ज़रूरत होती है ताकि वो ये कार्य करे, इंटेंसिव एनालिसिस करे। तो इससे क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आपको पे करनी पड़ेगी उस एनालिस्ट को, क्योंकि वो भी आगे रिसर्च करेगा, काम करेगा, तो उसमें भी आपका पैसा लगेगा, राइट। इससे क्या होगा, आपकी रिसर्च कॉस्ट बढ़ेगी, है ना। तो दिस कॉस्ट अफेक्ट द रिटर्न रेट ऑफ द इन्वेस्टर इन अ नेगेटिव मैनर। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर का जो रिटर्न रेट है वो नेगेटिव मैनर से अफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि उसने कॉस्ट इतनी लगाई, मतलब इतना खर्चा किया एनालिसिस में, फिर लगाया, फिर रिटर्न मिला, तो इससे क्या होगा, नेगेटिव, मतलब उसका रिटर्न, मेन पर्पस हो ही किस ले रहा है, रिटर्न के लिए हो रहा है, और इतनी तो हमने मतलब कॉस्ट ही लगा दी, तो इससे क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो अब संभावना है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। तो सम टाइम देयर रिमेन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू स्टॉक और सिक्योरिटी। तो कभी कभी क्या होता है, इस रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन की भी संभावना हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती स्टॉक और सिक्योरिटीज़ के बारे में। A sudden investment is made by an investor in a specific security many a time which can prove to be a risky decision for him। अगर एक इन्वेस्टर ने अचानक से ही डिसीजन ले लिया कि हाँ मैं इस स्पेसिफिक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूँगा, तो इससे क्या होगा, एक रिस्की डिसीजन वो ले सकता है, राइट। वो जो उसका डिसीजन है वो रिस्की भी प्रूव हो सकता है। तो इन सच अ सिचुएशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न गेट रिड्यूस। तो इससे जो आपकी संभावना है कि हाँ मुझे, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि हाँ मुझे इतना रिटर्न तो मिलेगा ही, लेकिन वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू रॉन्ग डिसीजन। मोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें तो एन इन्वेस्टर हैज़ टू बियर वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाइल परचेजिंग दी स्टॉक। तो एक इन्वेस्टर को ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं और ताकि वो एक स्टॉक परचेज कर सकें। If less number of securities purchased by the investor, then he has to bear a higher transaction cost। अगर उसको कम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ परचेज करनी है तो उसको ज़्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू द इन्वेस्टर हु मेक इन्वेस्टमेंट इन अ लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटी। कि जो इन्वेस्टर जो है लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको कम पड़ेगी, और जो कम उसको ज़्यादा पड़ेगी। मोर कॉम्प्लिकेटेड की बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट है एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर के लिए ये डिटरमाइन करना कि कौन सी सिक्योरिटी उसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बिलो एवरेज रिटर्न। बिलो एवरेज रिटर्न का मतलब इन केस ऑफ मच डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ज़्यादातर डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, रिसीविंग ऑफ रिटर्न फॉल्स इवन बिलो द एवरेज लेवल। कि जो रिटर्न आप एक इन्वेस्टर प्राप्त कर रहा है वो एवरेज लेवल से भी कभी कभी क्या हो जाता है, बिलो, नीचे चला जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है ना, बिलो एवरेज रिटर्न। तो मोर ओवर द डिफरेंस इन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ वेरियस सिक्योरिटी ऑल्सो कैरीज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द रिटर्न। तो इससे क्या होता है, हमारे रिटर्न को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है रिड्यूसेस क्वालिटी। देयर आर ओनली फ्यू सिक्योरिटी इन द मार्केट विच हैव अ गुड परफॉर्मेंस पोटेंशियल। हम जानते हैं कि ऐसी फ्यू सिक्योरिटीज़ ही होती है मार्केट में जिसका जो पोटेंशियल है, जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो गुड है। तो द अदर सिक्योरिटी हैव अ नॉर्मल परफॉर्मेंस लेवल। हम जानते हैं कि जो अदर सिक्योरिटीज़ है उसका लेवल नॉर्मल है,
लेकिन अंडर डाइवर्सिफिकेशन सिक्योरिटी हैविंग मीडियम एज वेल एज लो क्वालिटी आर ऑल्सो इंक्लूडेड। हमें यहाँ डाइवर्सिफिकेशन करना है तो हमें मीडियम वाली सिक्योरिटीज़ को भी इंक्लूड करना है अपने पोर्टफोलियो में और लो क्वालिटी सिक्योरिटी को भी इंक्लूड करना है। हैविंग हाई क्वालिटी ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, कॉन्सिक्वेंटली द क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो गेट्स रिड्यूस। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप हैविंग हाई क्वालिटी ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटी, मतलब अगर आप हाई क्वालिटी की सिक्योरिटीज़ अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करोगे तो आप क्या करोगे, उसको लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ में लोगे, है ना, लार्ज नंबर में लोगे वो चीज़। तो इससे क्या होगा, जो पोर्टफोलियो की क्वालिटी है वो भी कम हो सकती है, क्योंकि हमें क्या करना है, लो को भी लेना है और हाई को भी लेना है। तो देयर आर दी अबव मेंशन ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट। तो आज हमने कवर कर लिया। अब हमारे बस लास्ट पार्ट आएगा इस चैप्टर का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।